नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का डीएनए ई कॉन्क्लेव और आपके साथ मैं आदिति त्याग। प्रधानमंत्री मोदी की टीम की बात करेंगे। इतनी वर्सेटिलिटी, इंग्लिश में वर्ड आपने सुना होगा, इतनी ज्यादा डायनामिक है कि प्रधानमंत्री की टीम में आपको सीएम योगी भी मिल जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी की टीम में आपको सेना के जनरल भी मिल जाएंगे। और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए भारत के जनरल हैं जिन्होंने फौजी और नेता का वो इम्पॉसिबल, मुझे कहना चाहिए, जो एक इम्पॉसिबल काम होता है, फौजी और नेता का ऐसा संतुलन उन्होंने बैठा दिया है कि हर किसी के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए उनसे काफी कुछ सीखने को है। और सर का परिचय देने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि आप उन्हें जितना ज्यादा उनसे अभी सुनेंगे उनकी बातें, उतना ज्यादा आप सीखेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री और भारतीय थल सेना के पूर्व सेनापति जनरल वीके सिंह हैं। सर, धन्यवाद जी न्यूज के दर्शकों के लिए वक्त निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो सर राम राम। राम राम आदिति। इससे पहले कि सर आप पर और मुझ पर मजहबी रंग देने का आरोप लगने लगे, मैं दर्शकों को जल्दी से बता देती हूं कि सर राजपूत रेजिमेंट से ताल्लुक रखते हैं और वहां पर ऐसे ही ग्रीट किया जाता है। जय हिंद सर। मेरा पहला सवाल आपसे यह है, अटल भारत, अखंड भारत के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, वो कोरोना काल में अवसरों की बात कर रहे हैं। आपके मंत्रालय के लिहाज से अगर मैं आत्मनिर्भर भारत की बात करूं तो किस तरह की तैयारी आपकी रही है इस दिशा में और कितना काम आपके द्वारा, आपके मंत्रालय द्वारा, आपके ऑफिसर्स द्वारा इस दिशा में किया गया है? देखिए, ऐसा है कि जहां तक आत्मनिर्भरता का सवाल है, सड़क क्षेत्र जो है उसके अंदर आत्मनिर्भरता के ऊपर काफी जोर बहुत दिनों से दिया जा रहा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें अब हम लोग काम कर रहे हैं और वो काम किस प्रकार के हैं कि कैसे नई तकनीक डेवलप की जाए, कैसे राजमार्ग और रोड जो है वो सस्ते बने, कैसे वो और अच्छे बने, कैसे हम देश के अंदर ऐसी चीज़ों का विकास करें जिससे कि हम जिन जगहों पर आज अगर 1 महीने में पहुंचते हैं तो हम वहाँ पर 1 हफ्ते में पहुंच जाएं। इन सब के ऊपर काम चल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस आत्मनिर्भर भारत का मोदी जी ने आह्वान किया है वो ये मंत्रालय जरूर पूरा करके दिखाएगा। सर, आपको वैसे बधाई हो। बधाई मैं आपको इस बात की दे रही हूं कि जो आपके रोड है ना, ये जो आपके राजमार्ग हैं, दरअसल ये भारत का सिक्योरिटी रोड मैप तैयार कर रहे हैं सर। और मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाह रही हूँ और मुझे पूरा यकीन है हमारे दर्शक भी इस बात को जानना चाहेंगे कि ये जो राष्ट्रीय रोड मैप, मुझे ऐसे कहना चाहिए राष्ट्रीय सुरक्षा रोड मैप जो आपने तैयार किया है, इसके पीछे जनरल की सोच रही है या फिर मंत्री जी की? देखिए, ऐसा है कि ये एक सोच शुरू हुई थी वाजपेयी जी से, जब उन्होंने क्वाड्रिलेटरल प्रोग्राम अपना रखा था कि एक जगह से दूसरी जगह संपर्क मार्ग चले। अब पिछले 6 सालों के अंदर इसके अंदर भारतमाला परियोजना जोड़ी गई कि हम जितने हमारे इलाके हैं जो कि सरहद के नज़दीक हैं या जिनकी ज़रूरत है हमें, वो जोड़े जाएं, जितने हमारे बंदरगाह हैं सागरमाला के नीचे वो जोड़े जाएं और उन तक आने वाले अच्छे रास्ते बने ताकि आपको व्यापार के अंदर फ़ायदा मिले। साथ साथ कई चीज़ों को लेकर राजमार्गों को बनाने की कोशिश की गई। इकोनॉमिक कॉरिडोर, कुछ सामान पंजाब में बनता है, निर्यात होता है, जल्दी से जल्दी कैसे निर्यात की जगह पहुंचे, बंदरगाह पर पहुंचे। इसी तरीके से दूसरे कॉरिडोर जहां आपका प्राकृतिक संसाधन है जो फैक्ट्रियों तक जाते हैं, वो कैसे जल्दी आए। और इस सब के अंदर ये ध्यान रखा गया है कि जो इलाके, खासकर हमारे जो सीमा के पास के जो इलाके जहाँ विकास नहीं हुआ है वहाँ पर भी विकास पहुँचे। तो मैं ये कहूँगा कि ये जाल पूरा का पूरा ऐसा है जो भारत को विश्व के अंदर विश्व गुरु बनाने के पायदान पर जरूर लेकर जाएगा। सर, आप भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप तो ऐसा रोड इंफ्रा बना रहे हैं सर, उस पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। जो खुद को ताकतवर होने का जो दम भरते थे, अब उनको डर लग रहा है सर, उनमें खौफ है। आपने एक ऐसी रोड बना दी, शोलोक डीबीओ रोड, कि खुद को बहुत ताकतवर बताने वाला चीन इस वक्त खौफ में है आपके रोड इंफ्रा से।
देखिए, ऐसा है कि हम अपने इलाकों के अंदर रोड बना रहे हैं, अपने विकास के लिए बना रहे हैं, अपने लोगों के विकास के लिए बना रहे हैं, अपने लोगों की सुविधा के लिए बना रहे हैं, तो दूसरों को इसमें खौफ क्यों करना चाहिए। और एक चीज़ और समझिएगा, हमारी तरफ के जो सीमा के इलाके हैं पहाड़ के अंदर, वो ज़्यादा दुर्गम हैं, रोड बनाना वहाँ पर ज़्यादा मुश्किल है। जो इलाके पठार के ऊपर हैं, तिब्बती पठार के ऊपर, उन इलाकों के अंदर रोड बनाना बहुत आसान है। आपको, मुझे पता है कि नहीं, जब अक्साई चिन रोड 50 के अंदर जब उन्होंने करनी शुरू की तो उन्होंने काली रोड नहीं बनाई, सिर्फ डोजर लेके डोज करके एक रास्ता बना दिया। परमाफ्रॉस्ट है, वैसे ही वहाँ पे क्या कहते हैं, कोई चीज़ धंसती नहीं है, रोड बन गई। उस तरफ बहुत आसान है रोड बनाना, हमारी तरफ बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारी तरफ पहाड़ जो है, जो कि मिट्टी और पत्थर से बना हुआ है, थोड़ा सा पानी गिरता है पहाड़ गिरने लगता है, आप जब उसको काटते हैं पहाड़ गिरने लगता है। तो अगर हम अपने लोगों की सुविधा के लिए कुछ काम करते हैं तो किसी को इसमें खौफ की ज़रूरत नहीं है। सर, आप अपने लोगों की सुविधा के लिए कर रहे हैं, ये बात उनको समझ कहाँ आ रही है। वो तो आपसे इतना डरते हैं, इतना ज़्यादा खौफ में हैं। और थोड़ी देर के लिए मैं सर आपकी अनुमति से, जनरल सर आपकी अनुमति से मैं चाहती हूँ कि आपका जो मंत्री जी वाला हैट है वो आप साइड में रख दें, और जो पूर्व सेना प्रमुख वाला हैट है वो थोड़ी देर के लिए आप, क्योंकि आप इस बैलेंस को बहुत अच्छे से करते हैं, इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ। बीते दिनों में सर हमने जी न्यूज़ पर ये कोशिश की कि हम सबसे ठोस और सबसे विश्वसनीय कवरेज भारत चीन सीमा विवाद पर जो है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। आपके ऑफिसर्स से मेरी बात हुई, आप ही के सक्सेसर जनरल बिक्रम सिंह से मेरी बात हुई, कुछ बातें जो सामने आई वो मैं आपके माध्यम से दर्शकों के सामने भी रख रही हूँ। और वो ये है कि भाई, चीन की सेना के पास अत्याधुनिक हथियार है, लेकिन उसके इस्तेमाल का अनुभव नहीं है उसके पास। एक बहुत बड़ा सच जो 135 करोड़ भारतीयों को जानना चाहिए पीएलए के प्रोपेगेंडा के खिलाफ, वो ये है कि 31 वर्षों में चीन की सेना यानी पीएलए ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। 41 वर्षों में 1979 में वियतनाम से लड़ी थी, वो हार गई थी। आज भी चीन की सेना में जो ज्यादातर सैनिक काम करते हैं तब पैदा भी नहीं हुए। और जापान में जो रिपोर्ट छपी वो ये कहती है कि चीन में अब 10 लाख से भी कम सैनिक हैं, क्योंकि चीन अपना सारा ध्यान फोकस करता है एयरफोर्स और नौसेना के विस्तार पर। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स ये बात कहते हैं कि चीन की सेना जो है वो उसके सामान के जैसे ही मेड इन चाइना है, यानी बाहर से मजबूत दिखती है लेकिन चलने की गारंटी कोई नहीं लेता। आदित्य, ऐसा है, फौज के अंदर कहा जाता है कि दुश्मन को कमज़ोर भी मत समझो और दुश्मन को ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर भी मत देखो, वास्तविकता से देखो। हमारे अंदर और चीन के अंदर कुछ फ़र्क है। हमारे यहाँ जो भी सैनिक आता है अपनी मर्जी से देश के ऊपर मरने मिटने के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए आता है, अपनी मर्जी से आता है। आज आपको पता होगा, कहीं पे अगर हम रिक्रूटिंग रैली करा दें, अगर 1000 हम लोगों को भर्ती करने हैं तो कम से कम 20,000 लोग भर्ती होने के लिए आते हैं। चीन के अंदर उनको 4 साल आवश्यक तौर पर सैनिक बनना पड़ता है, चाहे वो चाहता है कि नहीं चाहता, चाहे उसका मन है कि नहीं है, जैसा भी है, क्योंकि उसको पार्टी की तरफ से हुक्म है आप जाकर नौकरी करिए, वो जाके नौकरी करता है। और इसलिए हमारे सैनिक के बीच में उनके सैनिक के बीच में फ़र्क है, और इस फ़र्क को जो समझते हैं वो अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। एक चीज़ के अंदर जिसके अंदर चीन ने प्रगति की है वो है हथियारों के अंदर उसने अपने आप को आत्मनिर्भर किया, क्योंकि वो जिसको हम कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसकी परवाह नहीं करता। उन्होंने कहीं गए, चाहे वो टेक्नोलॉजी खरीदी, चोरी की, कॉपी की, वो उन्होंने बना ली। हमारे यहाँ हम जो विश्व के जो नियम हैं उसके हिसाब से चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास चीज़ें अच्छी नहीं हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत उम्दा हैं, लड़ाई के अंदर बेहतरीन हैं, लेकिन क्योंकि प्रोपेगेंडा के तौर पर एक देश हमसे आगे है, साइबर वॉरफेयर के अंदर वो हमसे आगे है, वो लोगों के दिमाग के अंदर सोशल मीडिया के द्वारा बहुत सारी चीज़ें ऐसी डाल देता है कि हम उसको 10 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा समझने लगते हैं। ऐसा नहीं है।
वास्तविकता ग्राउंड के ऊपर है और मुझे पूरा यकीन है कि भारतीय सेना अपने आप के अंदर हर कार्य के लिए सक्षम है। और सर सबसे बड़ी बात एक ये भी है, और आप तो मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, कि भारतीय सेना देश की सेना है। और जब पीएलए के साथ उसका कंपैरिजन किया जाता है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि चाइना की सेना को कहा जाता है, शायद चाइना की सेना मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि फैक्चुअली इनकरेक्ट है, क्योंकि वो जो रूलिंग सीसीपी है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, उसकी सेना है। और हमारी सेना तो 135 करोड़ भारतीयों के लिए मिसाल है, रोल मॉडल से कम नहीं है। ये जो नैरेटिव सेट किया गया सर 1962 का, हिंदुस्तान और चाइना के संबंधों की जब बात की जाती है, इस सवाल ने मुझे बहुत परेशान किया और मैंने कई लोगों से, आप ही के जैसे एक्सपर्ट से, जनरल बिक्रम सिंह से भी पूछा कि ये 1962 को क्यों रेफरेंस पॉइंट बना दिया गया भारत चीन का? 1967 की बात क्यों नहीं करता कोई इस देश में? ऐसा है कि हमारे देश में एक तबका ऐसा है जो नहीं चाहता कि देश की प्रशंसा हो। एक तबका ऐसा है जो हीन भाव से भरा हुआ है। एक तबका ऐसा है जो सोचता है कि सिर्फ वो, उनके परिवार या उनके रिश्तेदार ही सही थे। 62 की लड़ाई नहीं थी। हमारे सैनिकों ने ना कुछ होते हुए भी बहुत कुछ किया। और मैं एक किताब रिकमेंड करना चाहूँगा आपके लिए भी और दर्शक गणों के लिए भी। ये कुणाल वर्मा जी ने लिखी है। किताब का नाम है 1962 वॉर दैट वॉजंट, जहां हमारे सैनिक खड़े होकर लड़े, चीनी पिछड़ गए। जहां उनको हुक्म मिला कि नहीं पीछे चलो पीछे चलो, वो वहां पर जगह छोड़कर पीछे आ गए और चीनी उस जगह पर आ गए। तो 62 का कोई कंपैरिजन नहीं है। 62 के बाद 67 के अंदर हम देखते हैं नाथुला के ऊपर क्या हुआ। भारत बड़े अच्छे तरीके से उभरा उसके अंदर, और आज हम और ज़्यादा सक्षम हैं। हमें चिंता की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे लोग जो, और मैं बहुत सोच समझकर इस शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो बिके हुए हैं, जो सिर्फ पैसे के लालच में उल्टा सीधा लिखते हैं, जिनको वैसे कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन वो किसी के कठपुतली की तरह इशारे के ऊपर नाचते हैं, ऐसे लोगों का तिरस्कार होना चाहिए, उनका बहिष्कार होना चाहिए। और ऐसे लोग जो लिखते हैं उनको अलग कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को जाहिर तौर पर, जिन्होंने भारतीय सेना के इतिहास के पिक्चर के साथ छेड़छाड़ की है, उसके इतिहास के साथ छेड़छाड़ की है, उन्हें वी नीड टू होल्ड देम अकाउंटेबल। 1962 आपको किसकी चूक लगती है? पॉलिटिकल लीडरशिप की 1962 जी सर, ऐसा है 1962 की अगर हम देखते हैं, हमारी जो कमजोरी, वो कमजोरी हमारी लीडरशिप की कमजोरी थी। और उसके अंदर उस समय के रक्षा मंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री, उस समय के रक्षा सचिव, उस समय के इंटेलिजेंस, सब इसके अंदर शामिल हैं। उनकी कोई बात नहीं करता है, सब सिर्फ सेना की बात करते हैं। इसीलिए मैंने आपको किताब रिकमेंड की है, उसको पढ़िएगा जरूर। ये जो मौजूदा हालात है, ये जो सिचुएशन इस वक्त क्रिएट की गई है, आपको लगता है चीन बहुत स्मार्ट है, उसको अपनी स्ट्रेंथ्स पता है? आपने कहा कि एनिमी की ताकत को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, फौजी ऐसे ही बात करते हैं, और पूरा यकीन है पीएलए भी बेवकूफ नहीं है, वो भी ये बात समझ रही होगी कि भारतीय सेना से टकराना उसके लिए घातक साबित हो सकता है, ये जानते हुए कि ये सेना दुनिया की बड़ी सेनाओं में शुमार होती है, सबसे प्रोफेशनल है, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे बड़े काम कर चुकी है दुश्मन की सीमा में जाकर, और बैटल हार्डन है। देखिए, ऐसा है कि चीन के अंदर जो सीमा पर कुछ होता है वो लोकल नहीं है। वहां पे कोई लोकल डिसीजन नहीं लेता। ये सब फैसले बहुत ऊपर से आते हैं, सब पार्टी की जो ऊपर की हिरार्की है वहां से आते हैं। अगर वहां पे कोई ये कहे कि नहीं जी हमें तो पता ही नहीं था कि सेना वहां पे, हमारी सेना क्या कर रही है बॉर्डर के ऊपर, तो गलत है। और इसलिए ये सोचने समझने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे लोग जो इस स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं, वो पूरे तरीके से इस चीज़ का विश्लेषण कर रहे हैं कि ये क्यों हुआ, इसका क्या कारण था और ये कैसे इसको ठीक करना है।
सर हमने तो जी न्यूज पर ये फैसला लिया है कि हम पीएलए से जुड़ी हुई तस्वीरें ही नहीं दिखाएंगे, हम वो झूठी फेक तस्वीरें नहीं दिखाएंगे जो सेना की ग्राउंड पर रियलिटी दिखाती ना हो, और हम अपनी सेना का पराक्रम दिखाएंगे, हम अपनी सेना का शौर्य दिखाएंगे, हम अपनी सेना की वीर गाथाएं दिखाएंगे। आपके सक्सेसर जनरल बिक्रम सिंह जी आए थे। मैं आपको बधाई देता हूं। थैंक यू सर, वी आर ऑनर्ड that a general like you is congratulating us. Thank you sir, thank you sir. जनरल बिक्रम सिंह आए थे, उन्होंने एक लाइन बोली थी, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। उन्होंने ये कहा था कि जितनी स्ट्रांग आपकी सेना होगी उतनी ही स्ट्रांग या उससे ज्यादा स्ट्रांगर आपकी डिप्लोमेसी होगी। आप एमईए में भी राज्य मंत्री रहे, सुषमा जी की टीम में भी थे आप सर, आप जनरल भी रहे हैं। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? आज हिंदुस्तान की मौजूदा हालात में हार्ड पावर, जिसे कहते हैं हार्ड पावर, और ये सॉफ्ट पावर, दोनों को कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि किसी भी देश की सब पॉलिसीज जो है कुछ चीज़ों पर निर्भर करती हैं। देश की आर्थिक नीतियां क्या है, देश आर्थिक पथ के ऊपर किस तरीके से अग्रसर हो रहा है, देश की आत्मनिर्भरता कितनी है ताकि वो दूसरों के दबाव में ना आए, देश की सेनाएं कितनी मजबूत हैं ताकि वो देश की सीमाओं की रक्षा कर सकें, और देश की जो विदेश नीति और डिप्लोमेसी और कूटनीति जो है वो कैसी है कि वो सबके साथ चल पड़े। अब मैं आपको एक पिछले 6 साल का एक उदाहरण देता हूं। भारत की विदेश नीति में जो बदलाव आया है वो शायद कुछ लोगों को दिखाई नहीं देता, या कुछ लोगों ने शायद गंधारी की तरह पट्टी बांध रखी है। इन 6 साल के अंदर 2-3 चीजें बहुत बड़ी हुई हैं। पहली चीज, हमने गुटबाजी के जो एक चीज बनी हुई थी उसमें से हम निकल गए हैं। आज हम सऊदी अरेबिया के साथ भी बात करते हैं, हम ईरान से भी बात करते हैं, हम इजराइल से भी बात करते हैं। कोई इसके अंदर अलग अलग वो नहीं है। हम ये नहीं कहते कि सऊदी अरेबिया के इजराइल से खराब संबंध है तो हम सऊदी अरेबिया से बात करेंगे, इजराइल से नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। इसी तरीके से 193 देश हैं, 193 देश हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र के मेंबर हैं। आज तक, पिछले 6 साल को छोड़ दीजिए, तब तक 2014 तक सब देशों के अंदर हमारे लोग बाग नहीं गए थे, लेकिन पिछले 6 सालों में हर एक देश के अंदर मंत्री स्तर का कोई ना कोई गया है। जब संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग होती है, हर देश की एक वोट है, चाहे उसकी आबादी 10,000 हो या उसकी आबादी करोड़ के अंदर हो। और इसलिए आपने देखा होगा कि जिस तरह का हमें समर्थन मिलता है उतना हमको कभी पहले नहीं मिला। जी जी। तीसरी चीज, माननीय मोदी जी के अंदर हमको एक ऐसा नेता मिला है जिन्होंने इस कूटनीति को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने देशों के साथ तो रिश्ते बनाए, और साथ साथ उन्होंने अपने जो पर्सनल उन नेताओं के साथ जो संबंध बनाए, उससे कूटनीति को फायदा मिला। ये पहले नहीं हुआ। और आखिरी चीज ये है कि जिस तरीके से हम हर देश की अच्छाई को लेकर अपनी अच्छाई के साथ मिलाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, उससे हमारी कूटनीति को फायदा मिलता है। तो ये सब चीजें हैं जो किसी देश को आगे ले जाने का काम करती हैं। सर, एक और सवाल जो जहन में आता है वो ये, जब हम चाइना की बात करते हैं, हमने देखा है कि आपकी सरकार ने, पॉलिटिकल लीडरशिप ने, हमारी फौज ने पाकिस्तान को एक तरीके से साथ दिया है, चाहे वो आर्टिकल 370 को हटाना हो, चाहे वो ग्राउंड पर चलने वाले ऑपरेशंस हो। अगर इसी साल की बात करूं तो जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह जी न्यूज पर आए थे, उन्होंने हमें खुद बताया कि 78 आतंकी 2 दिन पहले तक सेना ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको एलिमिनेट कर दिया था। तो आतंक का खात्मा भी एट द सेम टाइम चल रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ अब पीओके को लेकर सरकार मुखर है, उसे लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? और जो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में क्या कहूं कि अब आतंक के खिलाफ इसे आखिरी जंग भी कह सकती हूं? देखिए, ऐसा है कि भारतीय संसद का एक सर्वमत फैसला है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।
पीओके उसके अंदर शामिल है। इस चीज़ को लेकर हम लोग चलते हैं और मुझे पूरी आशा है कि ये भारत की संसद का जो सर्वमत फैसला है, एक दिन जो इलाके हमारे कुछ लोगों ने जबरन लिए हैं या किसी कारण उसके बाद हमने उनको वापस नहीं लिया है, एक दिन वापस हम ले लेंगे। इसी पॉजिटिव नोट पर आपने जो आश्वासन दिया है, मेरे पास समय इतनी तेजी से बढ़ा है आगे, मेरे पास आपके लिए बहुत सारे सवाल है सर। शायद ये जो स्लॉट है ये नाकाफी साबित हुआ है, लेकिन जाहिर तौर पर मैं आपने जो बातें बताई हैं उससे हमारे देश की जनता को काफी कुछ सीखने को मिला है, हमारे दर्शकों को काफी कुछ सीखने को मिला है। एक बार फिर से सर बहुत बधाई आपको दृढ़ निश्चय के लिए, जिस तरह का काम आपके मंत्रालय ने किया है, आपकी सरकार ने किया है सर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद रहेगी आप इसी तरीके से हमारा जो सिक्योरिटी का रोड मैप है उसको आगे बढ़ाते रहेंगे सर। जय हिंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।